तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 429 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग टियांग नाइट के पीछे पड़ चुका होता है, उसे मारने वाला होता है, लेकिन टियांग नाइट भी जान चुका होता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो उसका सामना नहीं कर सकता। इसी कारण वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लू फेंग तो उसे छोड़ने वाला नहीं होता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। उसे देखकर टियांग नाइट कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो, इसलिए गिव अप कर दो। यहाँ पे वो परेशान भी हो चुका था क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसका पीछा किए जा रहा होता है। वो इनक्रेडिबल फास्ट था, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट कम नहीं था। आराम से अगर और भी पीछा करता तो उसे पकड़ सकता था और यहाँ पे उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो यहाँ पे हारने वाला है। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी कहता है कि यहाँ पे तुम तो सच में भाग रहे हो, अभी तो मेरा सुप्रीम मूव चलना बाकी है और तुम अभी से ही भाग रहे हो। अब ये सुनकर टियांग नाइट पूरी तरह से घबरा जाता कि क्या अभी भी उसका सुप्रीम मूव बाकी है। अब लू फेंग ने जिस अटैक को पहले किया होता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी ये उसका सुप्रीम मूव नहीं था और वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आखिरकार गोल्डन हॉर्न बीस्ट कितना पावरफुल हो चुका है। पहले वो कितना ही कमज़ोर था, उसे वो आसानी से हरा सकता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और लू फेंग आई एम द यूनिवर्स नाम की जो ग्रेटेस्ट टेक्निक है, जो उसकी सुप्रीम मूव है, उसको यूज़ करने वाला था। अब तभी दिखाया जाता है कि लू फेंग भी वहाँ अपने डोमेन की पावर को यूज़ कर देता है। 60 मिलियन मास के अंदर जो चीज़ भी आती है वो सडनली डार्क हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाती है, जो कि असल में उसका मिनिएचर यूनिवर्स होता है। वो चारों तरफ फैल जाती है। उस मिनिएचर यूनिवर्स में केओटिक एयर फ्लो भी फैलने लगता है, जो कि पूरी की पूरी तरह से केओस फैला देती है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसी के मिडल में होता है। वही पूरी तरह से एनर्जी उसको सप्लाई कर रहा होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे रेस के एक बंदे को जो कि दूर में बहुत दूर था लू फेंग और उस यंग नाइट से। उसे भी कुछ एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ अलग चल रहा है। दिखाया जाता है कि वो बंदा होता है एविल फॉग, जो कि टॉन लिंग एलायंस से होता है। वो इल्यूजन में बहुत ज़्यादा स्किल होता है। अब लू फेंग ने जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की मदद से मिनिएचर यूनिवर्स को लाया होता है, वहाँ पर जो सेंस होती है वो दूसरे रेसेस को भी पता चल जाती है कि वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है। अब लू फेंग ने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया होता है, जो कि थोड़ा सा 600 मिलियन माइल्स का होता है, पहले बिलियंस का था, लेकिन लू फेंग ने इसको श्रिंक कर दिया होता है ताकि किसी को पता भी न चले और ये अभी मेरे 19 मिलियन माइल्स का हो चुका है। लू फेंग ने उसको इसमें फंसा लिया होता है। यहाँ पे एविल फॉग नाइट को दिखाया जाता है जो कि बहुत दूर से इस नज़ारे को देख रहा होता है, विटनेस करता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट और टियांग नाइट की फाइट को। दूर से ही सब चीज़ देख रहा होता है, यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि टियांग नाइट के पीछे पड़ जाता है और टियांग नाइट को भी दिखाया जाता है जो अपने चारों तरफ की चीज़ को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और वहाँ चाहता एक इनलेस केओटिक एयर फ्लो था। कहता है कि क्या ये यूनिवर्स ओशन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ओरिजिनल स्टार है, यहाँ पर यूनिवर्स ओशन नहीं आ सकता है। आखिरकार मैं इस प्लेस में कैसे आ सकता हूँ? क्या ये कोई डोमेन टाइप ट्यूटोरियल है? देखा जाए तो लू फेंग का जो डोमेन टाइप था उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कारण वो उसमें फंस जाता है। टियांग नाइट सोचने लगता है कि आखिर मैं इसको ब्लॉक कैसे करूँगा। वो पूरी तरह से पैनिक हो चुका था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। टियांग नाइट के पास भी एक डोमेन टाइप ट्यूटोरियल था, लेकिन वो लू फेंग के डोमेन को इससे सप्रेस नहीं कर सकता था। उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसे अटैक को रोकना ही पड़ता। दिखाया जाता है कि लू फेंग यहाँ पर उस पर अटैक कर देता है, उसके तो बहुत ही पावरफुल अटैक आने लगता है और उसका जो ब्लैक ट्रेजर होता है वो भी इतनी आसानी से टूट जाता है कि टियांग नाइट पूरी
तरह से घबरा जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही होगा, और वो अपनी स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन लू फेंग का जो गोल्डन वेव्स होता है उससे कोलाइड होता है और उससे जाकर टकराता है, और दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो उससे बचने में कामयाब तो होता है, लेकिन गोल्डन ऑन बेस फिर से अटैक करता है। टियांग यान नाइट पूरी जोर से चिल्लाकर कहता है, गोल्डन ऑन बेस तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लू फेंग रुकने वाला नहीं था। फिर से वहाँ पे गोल्डन रेड लाइट अप हो जाती है, फिर से अटैक हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक वेव निकल रहा होता है, और दूर जो खड़ा बंदा होता है वो भी इस नज़ारे को देख रहा होता है। अब नॉर्मली देखा जाए तो लू फेंग ने जिस अटैक को यूज़ किया था उसमें स्लाइटली 10% ही कंज्यूम होती है, लेकिन लू फेंग की विल पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, वो ओवरलॉर्ड के कंपेरिजन में आ चुकी होती है। इसी कारण लू फेंग बहुत ही कम एनर्जी के साथ इसको यूज कर पा रहा होता है, और यहाँ पर अटैक पे अटैक हुए जा रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग का पल्ला भारी होने लगता है, और दिखाया जाता है कि लू फेंग फिर से अपने सबसे पावरफुल मिनिएचर यूनिवर्स को यूज़ करता है और एक ही झटके में टियांग यान नाइट को ख़त्म कर देता है। उसके मरने के बाद उसकी सारी जो आइटम्स होती है वो सारी ड्रॉप हो जाती हैं, और लू फेंग उन सबको रख लेता है। दिखाया जाता है हमें सीन चेंज के कई सारे मिस्ट्री फिगर्स जो कि बहुत सारे 6 मिलियन दूर से देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बंदा लू फेंग को देख रहा होता है, लू फेंग उसको भी देख लेता है। क्या था, चलो अपनी मौत को देखो। अब यहाँ पे लू फेंग उसको देखते था, उसकी तरफ बढ़ जाता है, केओटिक एयर फ्लो उसकी तरफ जाने लगता है। लू फेंग अपने यूनिवर्स ग्राइंडर रोलर क्रश से यूज करके उसको एक ही झटके में मार देता है, और उस बंदे को भी नहीं पता चलता कि आखिर हुआ क्या। और वहाँ पे लू फेंग एक ही ऐसा लगता है कि टेलीपोर्ट होता है, एक ही झटके में मार दिया होता है। और लू फेंग ने उसके 90 से 70 से 50 एक ही झटके में मार दिया होता है, और उसके पास ये पता भी नहीं चलता कि वो कब मर चुका है। लू फेंग एक ही झटके में उसको मार दिया होता है, और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि मार देता है उसको, और कहता है कि इसके पास तो एक सिंगल ट्रेजर्स भी नहीं है, इसको लगता है मारना इतना स्ट्रगलफुल नहीं है। अब लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। अब लू फेंग क्या था कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सिर्फ इतने शॉर्ट फाइट में अपनी 10% गॉडली बॉडी को लूज कर दूंगा। लू फेंग का जो आई एम द यूनिवर्स टेक्निक होता है ना, उसको यूज़ करने में लू फेंग को अपनी गॉडली बॉडी बर्न करनी पड़ती है, और ये जो फाइट हुआ होता है ये कुछ ही सेकेंड का हुआ होता है, लेकिन फिर भी लू फेंग को अपनी 10% गॉडली बॉडी गंवानी पड़ गई होती है। और फिर इसके बाद लू फेंग वहाँ से निकल जाता है, और हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लू फेंग एक दिन तक ओरिजिनल स्टार में ट्रैवल करने लगता है, जिसके बाद वो अपने गॉड कंट्री में आ जाता है। सिमिलरली वो लिमिटलेस ओशियन में आ चुका होता है। फिर हम दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि इन 20,000 सालों में मेरी रिमोट ओशियन भी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। वो फिर लू फेंग आ जाता है और उन सारे ट्रेजर्स को निकालता है जो कि उसे उन सबको मारने पर मिला होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स लू फेंग ने मारे होते हैं। टियांग यान नाइट के पास कई सारे ट्रेजर्स पावरफुल मौजूद थे। लू फेंग के पास वो पेयर ऑफ विंग्स भी आ चुका होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रू ट्रेजर्स होने वाला था। अब देखा जाए तो लू फेंग ने सोचा होता है कि ये ब्लैक विंग्स ही इसके ट्रू ट्रेजर्स हैं, लेकिन लू फेंग ने बाद में सी विंग्स के एग्जैक्ट सेम कलर को ढूंढ लिया होता है, और इसी कारण लू फेंग ने इसके लिए फाइट किया होता है टियांग यान नाइट से, ताकि वो उसके सीवी विंग्स के ले सके। लू फेंग उन दोनों विंग्स को लेता है, और वो दोनों विंग्स एक साथ मिलकर जुट जाते हैं, और दिखाया जाता है कि वो जैसे मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हैं, और उनमें से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेव निकलने लगता है, वो इवॉल्व होने लगता है, इसमें चेंज में आने लगती हैं। और दिखाया जाता है कि तभी वहाँ से एक बर्स्ट पावर निकलती है, और लू फेंग उस पावर को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है। अब लू फेंग यहाँ पे डम्बफाउंड हो जाता है, लेकिन उसकी आशाएं और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, क्योंकि लू फेंग का पहला ही सी विंग्स इतना पावरफुल था, और अभी भी ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। जब 2 ट्रेजर विंग्स एक दूसरे के साथ मिल गए थे तो इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद ये सीन नॉर्मल हो जाता है। लू फेंग का सिल्वर विंग्स वहीं पे खड़ा होता है, जिसके बाद लू फेंग उसको देखने लगता है। सिल्वर विंग्स में तो पहले 2 विंग्स मौजूद थे, लेकिन जब लू फेंग ने दूसरे हिस्से को कंबाइन किया तो 4 विंग्स में तब्दील हो जाते हैं, और ये 2 सेट्स ऑफ विंग्स 4 विंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। लू फेंग कहता है चलो आ जाओ सी विंग्स, मुझे तुम्हारी पावर को फिल करने दो। अब दिखाया जाता है कि सी विंग्स
लू फेंग की तरफ आता है और लू फेंग उसे अपनी बॉडी में मर्ज कर लेता है। लेकिन तभी लू फेंग जैसे उसको मर्ज करता है, लू फेंग को एहसास होता है कि वहाँ पर स्पेस और टाइम में चेंज होने लगा है। लू फेंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि क्या इसमें तो स्पेस और टाइम की पावर है। लू फेंग कहता है कि जो ट्रू ट्रेजर विंग्स मुझे टियांग या नार से मिली है वो असल में टाइम लॉ होती है। सी विंग्स असल में टॉय लॉम के इंकारविंग्स को रखती हैं और सी विंग्स में ऐसे जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो स्पेस और टाइम को बनाते हैं। अब लू फेंग को उसकी पावर बहुत महसूस होती है। लू फेंग ने कभी भी टाइम को नहीं पढ़ा होता है, वो हमेशा टाइम इंकारविंग्स को पढ़ना चाहता है, जिसके बाद वो उसे पढ़ने लगता है। आधे घंटे बाद लू फेंग अपने विंग्स के अनुसार इंकारविंग्स को पढ़ने लगता है। इसी के कारण लू फेंग को उस विंग की एक नई एलिमेंट्री पावर मिलती है। दिखाया जाता है कि वो जितनी भी 4 विंग्स होती हैं वो अपने आप मूव करना शुरू करने लगती है। वो सब लू फेंग के इशारे पे हो रही होती है और उसी के साथ लू फेंग का रिमोट ओशन अपीयर होता है। लू फेंग कहता है ये तो सच में और इनक्रेडिबल है। लू फेंग यहाँ पे अपने उस ट्रेजर की मदद से स्पेस और टाइम को भी मिसलीड और डिसऑर्डर कर सकता है। इसको देखते हुए लू फेंग कहता है कि मैं अपने इस फर्स्ट फॉर्म को नाम सी विंग्स का डिसऑर्डर इन स्पेस और टाइम रखने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सी विंग्स का जो इतने 2 विंग्स को कंबाइन करने के बाद जो पावर होती है उससे लू फेंग स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है, सेम टू सेम यूनिवर्स मास्टर जैसा, या फिर यूनिवर्स मास्टर से भी स्ट्रॉन्ग यूज कर सकता है। या फिर लू फेंग अपने सेकंड फॉर्म ऑफ सी विंग्स को यूज करता है जो कि स्पेस डिस्टर्बेंस को कर पा रहा होता है। सेकंड लाइफ फॉर्म यहाँ पे लाइट विंग होता है जो कि टाइम डिस्टर्बेंस को भी यूज कर पा रहा होता है। इसी कारण लू फेंग ने इसका नाम रखा होता है। अब लू फेंग उसके सेकंड फॉर्म को भी स्टडी करना शुरू कर देता है और लगभग 3 दिन बाद लू फेंग उसके फाउंडेशन को पढ़ लेता है। देखा जाए तो लू फेंग का जो टाइम का लॉ था उसमें कोई भी महारत नहीं थी, जिसके कारण वो सिर्फ उसके सेकंड फॉर्म को ही डिराइव नहीं कर पा रहा होता है। इसके कारण वो उसे फर्स्ट मूव में ही सहना पड़ रहा था। लू फेंग से फर्स्ट मूव को ही एकम्प्लिश कर पा रहा था। लू फेंग सेकंड मूव को भी यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो थर्ड फॉर्म को भी बना सके, लेकिन अभी देखा जाए तो लू फेंग का वो मूव नहीं कंप्लीट हो रहा था, जिसके कारण लू फेंग सोचता है कि मैं इसके थर्ड फॉर्म को अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये विंग अभी भी कंप्लीट नहीं है? और लू फेंग को यहाँ पे समझ में आ चुका था कि सीवू विंग्स के और भी पार्ट्स हो सकते हैं और यहाँ पे लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या सच में यहाँ पे थर्ड विंग भी मौजूद होगा। देखा जाए तो लू फेंग ने इन सबको अपनी नॉलेज के आधार पे कहा होता है। लू फेंग ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे थर्ड विंग जरूर मौजूद होगा, लेकिन लू फेंग इस कारण से हैरान था कि यहाँ पे 2 की कॉम्बिनेशन ही एक टॉप टायर ट्रू ट्रेजर्स को राइवल कर सकती है। लू फेंग के पास अगर थर्ड विंग आ गया तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन लू फेंग कहता है कि इसके बारे में अभी मुझे नहीं सोचना चाहिए। प्राइमर के उस सिटी लीडर के पास भी सी विंग्स बहुत लंबे अरसे पहले से मौजूद था, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता था कि सी विंग्स का भी कोई और पार्ट है। मैं तो लकी था कि यहाँ पे टियांग या नाइट से मेरी मुलाकात हो गई। मुझे ये 2 विंग्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। लू फेंग जानता था कि प्राइमर के उस सिटी लीडर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पे वो भी नहीं बता सकते कि आखिर इसका तीसरा टुकड़ा कहाँ पे मौजूद हो सकता है या फिर ये कहीं और भी हो सकता है, लेकिन लू फेंग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने न्यू सी विंग्स को और भी अच्छे से समझने लगता है। उसके सेकंड फॉर्म को समझने में टाइम लगा देता है। वो कहता है कि अगर मैं लकी हुआ तो मैं थर्ड विंग को यहाँ पे फिर से पालूंगा। और अब फिर लू फेंग अपने रिमोट ओशियन को ट्रिगर करता है और सामने आ जाता है लू फेंग को। अब लू फेंग कहता है कि ये सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर को लो और डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर आर्मर और सीनियर टाइप ट्रू ट्रेजर आर्मर को लो, और वो अपने इन साइड ट्रेजर्स को वहाँ रिमोट ओशियन को दे देता है ताकि वो रखे रहे। अगर लू फेंग की बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो ये ट्रेजर्स बचा रह सके। और देखा जाए तो ये साइड ट्रेजर्स लू फेंग के लिए यूजलेस होने वाले हैं, जिसके कारण वो इन सबको कंट्रीब्यूशन पॉइंट से एक्सचेंज कर लेगा या फिर इनमें से कोई एक अपने टीचर ट्रूवैन के लिए अपने सबसे सुटेबल के लिए दे देगा, जो भी उनके लिए सुटेबल होगा। जिसके बाद लू फेंग लिनहन बेस और मोसा बॉडी को रखकर वहाँ से निकल जाता है।
और अब फिर हमें सीन चेंज कर अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिमोट ओशन बॉडी अर्थ पे आ चुका होता है। और रिमोट ओशन लूफेंग मतलब लूफेंग ने ये डिसाइड किया होता है कि वो रिमोट ओशन को अर्थ पे ही रखेगा, वो वहाँ पे अर्थ की रखवाली करेगा। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी लूफेंग की रिमोट ओशन की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, समय आएगा तो वो खुद को सेल्फ एक्सप्लोर भी कर सकता है। और लूफेंग अपने अर्थ के लिए ये सब कर रहा होता है, उसको गार्ड के लिए वहाँ पे रख देता है। जिसके बाद लूफेंग ओरिजिनल स्टार्स में चला जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर थॉर रिंग अलायंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर टाइम को पीछे कर रहा होता है। वहाँ पे टाइम को पीछे करते करते एक जायंट माइंड को वो रिवाइव कर देता है। दिखाया जाता है कि वो उसको थैंक यू कहता है। यहाँ पे एविल फॉग नाइट को दिखाया जाता है जिसे कि लूफेंग ने मारा होता है और वो कहता है कि क्या मैं फिर से जिंदा हो गया, और वो खुश हो जाता है। यहाँ पे जायंट मैन जिसने इस यूनिवर्स मास्टर को कहा होता है रिवाइव करने के लिए, वो उससे पूछता है कि एविल नाइट चलो बताओ कि आखिर तुमने किससे मरे। यहाँ पे वो सब चीज़ बताने लगता है कि यहाँ पे मैं टियांग या नाइट को फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से निकल सकता, लेकिन एक ही झटके में मुझे कुछ समझ में आता, मैं वहाँ पे मारा जा चुका था। लेकिन जबकि वो रिवाइव हो गया है तो उसे भी अपने रेस के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें लॉर्ड ऑफ फैन नाइट्रस को दिखाया जाता है जो पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, तुम कैसे मरे थे, मुझे पूरी डिटेल में बताओ। तो यहाँ पे एविल फॉग नाइट कहता है कि तो ये हुआ था, मैं यहाँ पे टियांग या नाइट को देखा था, इसके पीछे गोल्डन हॉर्न बीस्ट फ्लाई करके आ रहा था, मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट ही करने वाला था। लेकिन दिखाया जाता तभी वहाँ पे जो ट्वेजेस थे वो फाइट कर रहे थे, असल में डोमेन फाइट था। तो लॉर्ड ऑफ फैन नाइट्रस भी कहते हैं कि हम टियांग या नाइट बहुत ही लकी है कि उसके पास एक डोमेन टाइप ट्रू ट्वेजेस था, वो लकी हो सकता है। तो वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो दोनों फाइट कर रहे थे, मुझे लगा था कि मैं दूर से उनके फाइट को देख सकता हूँ, मुझे नहीं लगा था कि उनकी फाइट खत्म होने के बाद यहाँ पे मारा जाऊंगा। वो कहता है कि एक तो वहाँ पे टियांग यान को बिलोंग करता था और दूसरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बिलोंग करता था। तो एविल फॉग नाइट आगे भी कहता है कि टियांग यान नाइट उससे बहुत ही कमज़ोर लग रहा था, जिसके कारण वो वहाँ से भागने लगा। अब ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या वो भागने लगा, क्या तुम उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाए। तो एविल नाइट कहता है कि नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पे एविल नाइट आगे कहता है कि मैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे सब चीज़ काला हो चुका और मैं उसी के अंदर ट्रैप हो गया था और एक ही झटके में मैं वहाँ पे मारा जा चुका था। तो लॉर्ड ऑफ फैन नाइट्रस ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि क्या वहाँ पे सब चीज़ काला अंधेरा हो चुका था, तुम एक ही झटके में मारे गए। और वो भी इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। अब यहाँ पे एविल फॉग नाइट कंफ्यूज था और वो क्या था कि क्या वो कोई जो स्पेस था, क्या वो केओटिक एयर फ्लो था। यहाँ पे केओटिक एयर फ्लो तभी परफॉर्म किया जा सकता है जब कोई यूनिवर्स मास्टर का जो टेक्निक होता है, लूफेंग ने तो यूनिवर्स मास्टर के टेक्निक को ही इनहेरिटेड किया था और उसे अपने लिए बनाया हुआ था, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे एविल लॉन्ग और वो लॉर्ड ऑफ फैन नाइट्रस भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। वो सोचने लगते कि क्या यहाँ पे कोई टॉप टाइप यूनिवर्स ओवरलॉर्ड जो कि एक्सट्रीमली हाई स्टेटस का है वो यहाँ पे आ चुका है। वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं होता है कि यहाँ पर वो लूफेंग था। उन्हें सिर्फ ये पता था कि वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ही मौजूद था और इसी के साथ वो ह्यूमन लूफेंग यहाँ पे, जिसके बाद वो ज़्यादा नहीं सोचते और उस एविल को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एविल फॉग नाइट को जहाँ पे लॉर्ड ऑफ फैन नाइट्रस उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं और उसे भी नहीं पता चलता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पे उसका लक नहीं था, देखा जाए तो इसका बहुत ही बड़ा लॉस था क्योंकि उसको रिवाइव करने में उसे अपनी पावर का यूज़ करने पड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लूफेंग पे भी शक करने लगे थे कि यहाँ पे लूफेंग भी नाइन टाइगर रिवर को यूज़ करता है, हो सकता है कि ये जरूर उसी का किया धरा हो, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे कि ये सब क्या हो सकता है।
जहाँ पे लॉर्ड ऑफ फानुओ कहता है कि मुझे उस ह्यूमन से खुद से जाके मिलना होगा, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। मैं सीन चेंज कर और स्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने सिल्वर आर्मर और विंग्स में होता है, साथ में अपने कटिंग प्लेयर शॉट्स को भी लिए हुए होता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे नाइट्स जो कि दूसरे रेसेस के वो लू फेंग को देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है ये तो लू फेंग है, जल्दी करो हमें उसके पीछे जाना होगा। अब लू फेंग के पास जो पेयर ऑफ विंग्स होते वो 4 हो चुके थे, वो भी हैरान हो चुके होते कि क्या उसके पास तो सिर्फ 2 ही विंग्स थे, अब 4 कहाँ से आ गए। तो वो लोग कहते हैं कि जरूर इसके ट्रूथ वजह में कोई चेंजमेंट आई हुई होगी या फिर ये कोई दूसरा ट्रूथ वजह हो सकता है। अब लू फेंग सेम टू सेम एक अदर टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स के जैसा था, जिसकी अगर प्रेजेंस की बात की जाए तो यूनिवर्स नाइट भी थर-थर कांपते थे। यहाँ तक कि यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स भी चूज करते हैं लू फेंग के सामने पीछे हटने का। लू फेंग यहाँ पे आराम से उन सबको मार सकता था और वो सब लू फेंग से 600 मिलियन माइल्स की दूरी पे ही उसका पीछा कर रहे होते हैं। लू फेंग यहाँ पे ये सब उन सबको जान जाता है कि वो सब पीछे, और वो सोचते रहता है कि क्या यही महसूस होता है एक ग्रेट बीइंग का एहसास। अब यहाँ पे लू फेंग जान चुका था कि यहाँ पे इस ओरिजिनल स्टार्स में वही खतरा है सबके लिए। कहते हैं ना, आई एम इन नॉट डेंजर, आई एम द डेंजर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन ऐसा ही लू फेंग को फील हो रहा था। ओरिजिनल स्टार देखा जाए तो सच में डेंजरस था, लेकिन यूनिवर्स नाइट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स जो इन सारे खतरों को थोड़ा सा नाप सकते हैं और उससे बच सकते हैं, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। लू फेंग की पावर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लू फेंग आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे देखता है कि लू फेंग को भी उसके बारे में एहसास हो जाता है कि 6 मिलियन मास से कोई उसका पीछा कर रहा है। लू फेंग उसको ऐसे ही देख रहा होता है कि वो कोई और नहीं, थॉरिंग एलायंस का लॉर्ड ऑफ फानुओ न्यूट्रस होता है। वो वही बंदा होता है जो कि उसको रिवाइव किया होता है। वो लू फेंग से मिलने के लिए आ रहा होता है और तभी दिखाया जाता है कि लॉर्ड ऑफ फानुओ फोर्ट्रेस लू फेंग से कहता है ह्यूमन लू फेंग, और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। दिखाया जाता है कि लू फेंग भी वहाँ पे हम्बली कहता है, मैं नहीं जानता कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ओरिजिनल स्टार्स में आया हूँ। मैं तुम्हारे अटेंशन को खींच पाया हूँ और मैं यहाँ पे एक प्रोमिनेंट फिगर खींच पाया हूँ जो कि यूनिवर्स नाइट के लीडर को भी यहाँ पे खींच लाया है। यहाँ पे बताओ आखिर तुम्हारा क्या काम है। तो लॉर्ड ऑफ फानुओ न्यूट्रस कहता है कि तुम बहुत ही कैपेबल हो, तुमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स लेवल को अचीव कर दिया है, जबकि मैंने यहाँ पे तुमसे मिल गया हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे तुमसे एक फेवर के लिए पूछता हूँ। लू फेंग यहाँ पे पूछता है कि क्या फेवर, तुम मुझे बताओ। अब यहाँ पे जो बंदा था फानुओ फोर्ट्रेस, उसे पता था कि टियांग यान नाइट को वो लू फेंग ने मारा होता है और टियांग यान नाइट के जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारे लू फेंग के पास ही मौजूद हैं। वो यहाँ पे लू फेंग से ट्रेड करने के लिए आया होता है, एक कीमती चीज जिसके बारे में लू फेंग तक को नहीं पता होती है। यहाँ पे दिखाया जाता है फानुओ न्यूट्रस को जो कि लू फेंग से फेवर मांग रहा था और वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक ट्रूथ ट्रेजर बनाने के लिए सोच रहा हूँ और मुझे कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स मिसिंग है जो कि प्रीशियस मेटल्स हो सकते हैं। यहाँ पे कई सारे यूनिवर्स नाइट्स ने मुझे मेटल्स को दे दिए हैं, इसलिए और कुछ मेटल्स की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे लेने आया हूँ। अब ये सुनकर लू फेंग हंसने लगता है। यहाँ पे लू फेंग ने इन सब के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि वो असल में इसके बारे में पूछने आएंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लॉर्ड फू को जो कि कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे नहीं श्योर हूँ कि वो मेटल्स तुम्हारे पास है या फिर नहीं, लेकिन लू फेंग अगर यहाँ पे तुम्हारे पास है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसके लिए एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। लू फेंग क्यूरियोसिटी से पूछता है कि मेटल्स आखिरकार यहाँ पे कोई भी थॉर्न एंड अलायंस में तो नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं कि सैडली यहाँ पे वो मेटल्स जो मैं खोज रहा हूँ वो नहीं मौजूद है। यहाँ पे कई सारे प्रेशियस मेटल्स इस यूनिवर्स में मौजूद है जो कि मुझे ज़रूरत है और हमारे पास वो नहीं है, इसलिए मैं तुमसे एक्सचेंज करने आया हूँ। तो लू फेंग कहता है कि मेरे पास भी कुछ मटेरियल्स है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि जो तुम खोज रहे हो वो मेरे पास है या फिर नहीं। प्रीवियसली जब टियांग यान नाइट को लू फेंग ने मारा होता है तो वही मैंने जो बताया सारे ट्रेस लू फेंग के पास होते हैं। उनमें से कई सारे मेटल्स थे
जिसको कि लू फेंग ने रिकॉग्नाइज नहीं कर लिया होता है, लेकिन फिर भी उसे रख लिया होता है। फेंग नु न्यूट्रस ने कहता होता है कि यहाँ पे देखो, क्या पता तुम्हारे पास बाई चांस हो सकता है, और क्या तुम मुझे वो देखने दो कि वो तुम्हारे पास है या फिर नहीं। तो लू फेंग कहता है श्योर। लू फेंग अपने पास से कई सारे मेटल्स को बाहर निकालता है, जो कि 100 टाइप्स मेटल्स होते हैं जो कि स्पेस में फैल जाते हैं। वहाँ पे लॉर्ड ऑफ फेंग नु न्यूट्रस उन सबको देखने लगते हैं, और तभी उनकी नज़र एक मेटल पे चल जाती है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे सच में कोई नहीं है। अब लू फेंग कहता है कि यहाँ पे जो भी मेटल्स तुम खोज रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास है। तो यहाँ पे लॉर्ड वो यहाँ पे थोड़ा सा हेस्टेट लग रहा था। अब लू फेंग कहता है कि आप फ्री हो, आप जो भी पूछ सकते हो पूछो। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे तो नहीं जानता हूँ कि मैं कैसे पूछूँ, लेकिन वो मेटल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या तुम दूसरे अपने रेसेस के बंदों के बारे में पूछ सकते हो कि जो मैं मेटल उन सब खोज रहा हूँ, क्या उन सब के पास है या फिर नहीं। अगर वो होगा तो वो ट्रेड करने तेरे लिए तैयार है या फिर नहीं। यहाँ पे लू फेंग भी सोचने लगता है कि इसको मेरी असिस्टेंट की ज़रूरत है या फिर नहीं। अब लू फेंग अपने जितने भी रेसेस के यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स होते हैं उन सबसे पूछता है, और बाद में जवाब देता है कि नहीं, जो तुम मेटल खोज रहे हो वो असल में नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर लैंड ऑफ जो फेंग नु न्यूट्रस होता है वो कहता है कि क्या सच में नहीं है, या फिर तुम उसे शेयर नहीं करना चाहते। तो लू फेंग कहता है कि सच में यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो लॉर्ड ऑफ फेंग नु न्यूट्रस कहता है कितनी शर्म की बात है। अब यहाँ पे जैसे ही वो फिनिश करता है, वहाँ पे मॉन्स्ट्रस फोर्स उसके तरफ आने लगता है, जो कि लू फेंग पे अटैक करने वाला था। जहाँ पे वो बोलता है कि पहले तो मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला था, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुमसे फाइट करना होगा, और यहाँ पे दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर फेंग नु न्यूट्रस आखिर किस ट्रेजर के किस मेटल्स के लिए इतना ज़्यादा उतावले हैं कि वो लू फेंग से भी फाइट करने को तैयार हो गए होते हैं। क्या वो मेटल सच में कीमती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।